तो पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन सीरीज का 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब सेकंड वीडियो है जिसमें 10 नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंटर के किसी भी 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए या नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जेम डाई हाइलाइड का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर जेम डाई हाइलाइड? तो वैसा कंपाउंड जिसमें दो हाइड्रोजन सेम कार्बन पर प्रेजेंट, उसे हम जेम डाई हाइलाइड या जेमिनल, जेम का फुल फॉर्म जेमिनल भी होता है, तो इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड का दोनों क्लोरीन कार्बन एटम से अटैच्ड है। मिथिलीन क्लोराइड मिथिलीन क्लोराइड में भी दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच्ड है। दैट मीन्स इस दोनों ऑप्शन में दोनों क्लोरीन अर्थात दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर मोलिकुलर फार्मूला C5H11Cl? इसमें थोड़ा टाइम अधिक लगता है, तो C5H11 के लिए और सही आंसर के लिए हमेशा स्ट्रक्चर विथ नेम डिजाइन करके तब आंसर चेक करना है। C5 तो CH3 CH2 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 Cl, यह हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। हम क्लोरीन का केवल पोजीशन बदलते चले, तो यह हो गया 2 क्लोरोपेंटेन। यह हो गया 3 क्लोरोपेंटेन। अब इसी में से हम मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यदि यूज करें तो यह हो जाएगा 3 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। हम मिथाइल के पोजीशन को अब केवल चेंज कर रहे हैं, यह हो जाएगा 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। हम इसी पोजीशन पर मिथाइल और क्लोरीन दोनों शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ भी शिफ्ट करेंगे तो वही पोजीशन बनाएगा, यह हो गया 2 क्लोरो
3 मिथाइल ब्यूटेन एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है हम 2 मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज कर दें। तो यह हो जाएगा 2,2-डाई मिथाइल 1 क्लोरोब्यूटेन। तो यानी टोटल यह 8 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है जे हाई डाइपोल मोमेंट, निम्न में से किसका विच उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो एक ट्रिक हमेशा याद रखना, कार्बन के साथ जब क्लोरीन हो तो नंबर ऑफ क्लोरीन इंक्रीज करेगा, तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करेगा। तो ऐसे भी इसमें CCl4 है। एक और ट्रिक है कि जिसमें सेम कार्बन अटैच्ड हो और उस सेम एटम अटैच्ड हो विदाउट लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, लोन पेयर 0 सेंट्रल एटम के पास, और सेम एटम अटैच्ड हो, उसका डाइपोल मोमेंट श्योर 0 होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है। CH3Cl, अब यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ सारा के सारा इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट का मान काफ़ी अधिक होगा। यहाँ डाइपोल मोमेंट का मान होता है 1.86 CH2Cl2 CH2Cl2। अब यहाँ देखो, यहाँ डाइपोल मोमेंट क्लोरीन की ओर डायरेक्टेड है, यहाँ क्लोरीन की ओर डायरेक्टेड होगा क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, हाइड्रोजन से कार्बन, यहाँ 3 सेम डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में जो सब्सट्रैक्ट करेगा, वैल्यू को घटा देगा। यहाँ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है 1.59। नेक्स्ट है हमारा CHCl3। तब CHCl3 सबके सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब टेट्राहेड्रल शेप रिप्रेजेंट। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक, क्लोरीन की ओर डायरेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन की ओर डायरेक्ट होगा, क्लोरीन की ओर डायरेक्ट होगा, और यह हाइड्रोजन की कार्बन की ओर डायरेक्ट। तो 2 हमारा सेम डायरेक्शन में हो और 2 ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह एडिटिव का होगा, लेकिन यहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट होने के कारण डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1.04 अब CCl4, अभी तुरंत हम बताए कि कोई लोन पेयर नहीं हो और सेम एटम अटैच्ड भी हो,
श्योर एंड सर्टेन डाइपोल मोमेंट 0 होगा। यह क्लोरीन की ओर डायरेक्टेड होगा, यह सारा कार्बन से क्लोरीन की ओर, कार्बन से क्लोरीन की ओर, कार्बन से क्लोरीन की ओर। तो एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, बाकी इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है विच हैज हाई डाइपोल मोमेंट, तो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो ट्रिक भी काम कर रहा है। क्लोरीन इंक्रीज करेगा तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करेगा। तो इस चारों ऑप्शन में सबसे कम क्लोरीन यहाँ है। तो इस ट्रिक से भी सब नहीं भी कुछ पता हो तभी भी हम बना सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड है, इथाइल अल्कोहल ब्रोमाइड आयन में एसोसिएट हो रहा है। तो यह किस टाइप का रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, या कोई नहीं। तो SN1 रिएक्शन रियली होता क्या है, तो SN1 रिएक्शन लिविंग ग्रुप पहले, SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप पहले इजेक्ट होता है, निकल जाएगा, में लिविंग ग्रुप पहले इजेक्ट होता है, तब न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैच्ड होगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ग्रुप इजिली इजेक्ट हो गया, निकल गया, हट गया, तब न्यूक्लियोफाइल उससे अटैच्ड। SN2 रिएक्शन किसे कहते हैं, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, सेम टाइम में लिविंग ग्रुप इजेक्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होता है, दोनों एक साथ होगा, तब SN2 रिएक्शन कहलाएगा। तो SN1 में लिविंग ग्रुप पहले इजेक्ट हुआ तब न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड, SN2 रिएक्शन में सेम टाइम में लिविंग ग्रुप इजेक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर इसलिए हो जाएगा कि दोनों के कंसंट्रेशन को काउंट किया जाएगा। यहाँ एक बार पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता है और तब न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होता है। जनरली याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जनरली टर्शियरी हाइलाइट जो भी होगा वह SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, और प्राइमरी हाइलाइट हमेशा मैक्सिममली SN2 रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि टर्शियरी हाइलाइट जो है, टर्शियरी हाइलाइट की स्टेबिलिटी प्राइमरी हाइलाइट से अधिक होती है। तो अब टर्शियरी हाइलाइट स्टेबल है, इसलिए लिविंग ग्रुप को आसानी से रिलीज कर देगा, करने के बावजूद भी चूंकि स्टेबल है, जबकि प्राइमरी हाइलाइट इसके तुलना में लेस स्टेबल है, इसलिए लिविंग ग्रुप छोड़ना नहीं चाहता है,
इसलिए प्राइमरी हैलाइड जनरली लिविंग ग्रुप उसी टाइम में छोड़ता है जिस समय उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो जाता है। तो प्राइमरी हैलाइड मैक्सिममली SN2 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा और टर्शियरी हैलाइड मैक्सिममली SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है इससे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, केवल इसी क्वेश्चन को नहीं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शियरी का अधिक होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का मैक्सिमम है प्राइमरी से, और प्राइमरी का मैक्सिमम है मिथाइल। यह रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 रिएक्शन के लिए। तो SN1 रिएक्शन हमेशा टर्शियरी रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिममली, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब मिथाइल। और वहीं SN2 रिएक्शन में मिथाइल का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे अधिक, तब आएगा प्राइमरी, तब आएगा सेकेंडरी, और तब आएगा टर्शियर। तो SN1 रिएक्शन टर्शियरी ज़्यादातर रिप्रेजेंट करेगा और SN2 रिएक्शन प्राइमरी ज़्यादातर रिएक्ट करेगा। तो हमारा जो अल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राइमरी का SN2 में रिएक्टिविटी अधिक है, तो आंसर हो जाएगा SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन जब प्राइमरी हैलाइड रहे तो श्योर एंड सर्टेन SN2 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और टर्शियरी हैलाइड रहे तो श्योर एंड सर्टेन SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराना है इथाइल ब्रोमाइड, और यह स्लो रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें होगा क्या? तो SN2 में सेम टाइम में लिविंग ग्रुप इजेक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा। यहाँ भी डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, इस मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब उसके बाद ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, और फास्ट रिएक्शन में ये इथाइल अल्कोहल बन गया और ब्रोमाइड आयन बन गया। तो हमने इसके रिएक्शन को देख लिया कि कैसे ही रिएक्ट होकर यह प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ सीधा कंसेप्ट हमको रखना है कि प्राइमरी हैलाइड जब रहे तो SN2, टर्शियरी हैलाइड रहे तो SN1। टर्शियरी हैलाइड का स्टेबिलिटी प्राइमरी हैलाइड से अधिक होता है। क्लियर? SN1 के लिए टर्शियरी का पॉसिबिलिटी सबसे अधिक, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब मिथाइल। SN2 के लिए मिथाइल का पॉसिबिलिटी सबसे अधिक, उसके बाद प्राइमरी, तब सेकेंडरी, तब टर्शियर। यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म वीडियो में नहीं आ पाया है। जैसे यहाँ पर SN1 के लिए टर्शियरी का पॉसिबिलिटी सबसे अधिक, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब मिथाइल। SN2 में मिथाइल का पॉसिबिलिटी सबसे अधिक, तब प्राइमरी, तब सेकेंडरी, तब टर्शियर। हमारा इथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच रिएक्शन है। यहाँ पर स्लो रिएक्शन होता है, जहाँ पर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ अटैच्ड हो रहा है। फास्ट, अब इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा, जिसके बाद रिएक्शन में ही ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएगा और यह इथाइल अल्कोहल फॉर्म करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SN1 प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित अल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है। तो देखो SN1 हम अभी समझे हैं कि SN1 रिएक्शन उसको कहते हैं जहाँ पर लिविंग ग्रुप पहले इजेक्ट होता है तब न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होता है। तो जो सबसे वीक बेस होता है, जो जितना ही अधिक लिविंग ग्रुप जिसमें वीक होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप वीक होगा तो इजीली रिलीज कर देगा। तो इसमें पूरे हाइड्रोजन में आयोडाइड आयन सबसे वीक बेस है और फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। फलतः आयोडाइड आसानी से रिलीज होगा, फ्लोराइड आसानी से रिलीज नहीं होगा। अतः सभी हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा तो सबसे अधिक रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, तब अल्काइल ब्रोमाइड, तब अल्काइल क्लोराइड और तब अल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि आयोडाइड आयन वीक बेस है और फ्लोराइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस। तो आंसर हमारा SN1 प्रतिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे अधिक अल्काइल आयोडाइड, तब अल्काइल ब्रोमाइड, तब अल्काइल क्लोराइड, तब अल्काइल फ्लोराइड, यानी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज। अभी हम तुरंत इस क्वेश्चन में कंसेप्ट दे चुके हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर तो टर्शियरी, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब मिथाइल। SN2 के लिए मिथाइल, तब प्राइमरी, तब सेकेंडरी, तब टर्शियरी, यानी सेकेंडरी दोनों में बीच में है रिएक्टिविटी के मैटर पर। तो क्वेश्चन कर रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल यानी सेकेंडरी हाइलाइड है। तो सेकेंडरी हाइलाइड SN1 रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा और SN2 रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि SN1 में सबसे अधिक रिएक्टिव टर्शियरी है और SN2 में सबसे अधिक रिएक्टिव प्राइमरी। तो हमारा है सेकेंडरी हाइलाइड, और सेकेंडरी हाइलाइड SN1 रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा, SN2 रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ। और विशेष कंसेप्ट के लिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेना है ठीक से, वहाँ पर सारे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लियर किया गया है, कंसेप्ट दे दिया गया है। तो क्वेश्चन 14 के आंसर को फिर से एक बार रिवाइज करो तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन है हमारा इथाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ विनाइल हाइलाइड जो होता है, तो विनाइल हाइलाइड रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है, प्राप्त कर लेता है। फलतः यहाँ बॉन्ड क्लीवेजिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण विनाइल हाइलाइड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। यह क्यों हो रहा है, तो चूंकि विनाइल क्लोराइड में
रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। जैसे देखते हैं हमारा विनाइल क्लोराइड हो गया, क्लोराइड रहे या कोई भी हाइलाइड भी ले सकते हैं, क्लोराइड दिया है, यहाँ ब्रोमीन आयोडीन जो रहे, तो यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ यदि शिफ्ट करा रहे हैं तो यह हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब रेजोनेंस के कारण इसके बीच डबल बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, फलतः बॉन्ड क्लीवेज, यानी यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ अधिक हो गया, फलतः यह इजिली डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं दे पाएगा। तो सीधा सीधी कंसेप्ट इस ऑप्शन में विनाइल क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो विनाइल क्लोराइड में रेजोनेटिंग कैरेक्टर, रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजोनेंस रिप्रेजेंट करने के कारण क्लोरीन कार्बन के बीच, हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, क्लोरीन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा और डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए ये आसानी से क्लीवेज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्काइल हाइलाइड के रिएक्टिविटी का क्रम क्या है? तो देखो तीन टाइप का अल्काइल हाइलाइड का ऑप्शन है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड जो है हमारा, इसको ढंग से समझना है, टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड। अब टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ से KX और H2O रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद अल्कीन फॉर्म करेगा। अभी टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड का फॉर्म है, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल प्रेजेंट है। हम सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड को लेते हैं, तो सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड टर्शियरी था, ये सेकेंडरी, इसको भी हम सेम रिएक्शन कराएंगे, सेम कंडीशन आएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड फिर फॉर्म करेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल प्रेजेंट हो रहा है और प्राइमरी में, तो प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड हमारा यह हो गया। अब प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराएंगे तो KX प्लस H2 रिमूव हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल प्रेजेंट नहीं, नो सब्स्टिट्यूटेड का है, इसलिए सबसे अधिक रिएक्टिव टर्शियरी हो जाएगा, तब सेकेंडरी हो जाएगा, तब प्राइमरी हो जाएगा। क्यों? एक और कारण भी हम जानते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड का स्टेबिलिटी सबसे अधिक होता है। टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है अल्काइल हाइलाइड का, तो वह टर्शियरी का सबसे अधिक, तब सेकेंडरी का, तब प्राइमरी। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा
वह टर्शियरी का सबसे अधिक, तब सेकेंडरी का, तब प्राइमरी, यानी आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एराइल हाइलाइट्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हाइलाइट। एराइल हाइलाइट, पिछला वीडियो में हम लोग एराइल हाइलाइट के स्ट्रक्चर को के क्वेश्चन को सोल्व किए थे। यहाँ पर एराइल हाइलाइड और अल्काइल हाइलाइड के रिएक्टिविटी का कंपेयर किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि एराइल हाइलाइड अल्काइल हाइलाइड की तुलना में लेस रिएक्टिव होता है, क्यों? यानी एराइल हाइलाइड लेस रिएक्टिव है, अल्काइल हाइलाइड मोर रिएक्टिव है। तो कारण क्या है? तो कारण होता क्या है कि एराइल हाइलाइड में हाइड्रोजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वह बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में होता है, फलतः रेजोनेंस प्रदर्शित करता है। रेजोनेंस प्रदर्शित करने के कारण फिर यहाँ, जैसे अभी तुरंत हम पीछे विनाइल क्लोराइड का बना रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रदर्शित होता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रदर्शित होने के कारण उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है कि एराइल हाइलाइड शो रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड दैट मीन्स शॉर्टर बॉन्ड होगा, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर लेस पोलर, तब एराइल हाइलाइड में जो कार्बन है हाइड्रोजन से अटैच्ड, वहाँ तो अब डबल बॉन्ड बनने के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो लेस पोलर हो जाएगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर अधिक आ जाएगा, इसलिए उसका पोलरिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओ। इसके रेजोनेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो एराइल हाइलाइड है हमारा यह, अब यह यहाँ शिफ्ट किया तो यह हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर से यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें इंटर करेगा, यह यहाँ आ गया। तो यही हम देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन यानी क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, और डबल बॉन्ड फॉर्म होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ घटेगा। बॉन्ड लेंथ घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा।
तो क्लियर हो गया कि एराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील है। कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाना। डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। डबल बॉन्ड बनने के कारण बॉन्ड लेंथ घटेगा। बॉन्ड लेंथ घट रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर अधिक हो जाएगा। अधिक होने के कारण इसकी पोलरिटी घट जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न यौगिक के क्वथनांक का बढ़ता क्रम क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सीधा सीधी कंसेप्ट है, जितना ब्रांच्ड बनते जाएगा, तो ब्रांच्ड बनेगा तो एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घट जाएगा। और सरफेस एरिया जब घटेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो आइसोमेरिक अल्काइल हाइलाइड में सरफेस एरिया घटने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अतः जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो जो सबसे बड़ा चेन है, सरफेस एरिया इसका अधिक है, तो इसके बाद सरफेस एरिया में हम देख रहे हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट और हैलोजन एक ही कार्बन से प्रेजेंट हो गया। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट और हैलोजन अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे छोटा सरफेस एरिया 3 नंबर ऑप्शन का है, उसके बाद 1 नंबर का है, और तब सबसे बड़ा नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, सीधा चेन है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो निम्न यौगिक के क्वथनांक का बढ़ता क्रम, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 3 का, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, मोर ब्रांच्ड है या। उसके बाद 1 नंबर का इसके तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और मिथाइल अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। और यहाँ कंप्लीट नॉर्मल चेन है, कोई भी अल्काइल किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं है, सब स्ट्रेट चेन में है। तो इसका सरफेस एरिया सबसे अधिक। तो सीधा सीधी कंसेप्ट, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। या ऐसे भी ब्रांच अधिक दिखे किसी भी दूसरे क्वेश्चन में, जब ब्रांच अधिक दिखेगा सेम मोलिकुलर फार्मूला में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कम ब्रांच रहे, स्ट्रेट के तरफ ज़्यादा रहे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन, सब 10 क्वेश्चन का सीरीज देखें।